हेलो एवरीवन, रामनेट JRF चैनल में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा पेपर 2 है, पेपर 2 हिंदी साहित्य, उसके हम PYQs कर रहे हैं। तो हम कर रहे थे जून 2019 का PYQ, जिसमें हमने 37 से 36 तक क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज आगे के क्वेश्चन हम डिटेल में सोल्व करेंगे, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं हमारा 37वां क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बनी बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो आइए देखते हैं 37वां हमारा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी रचनाएं भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर स्टिक व्यंग करती हैं? ए भोलानाथ का जीव, बी सिक्का बदल गया, सी जामुन का पेड़ और डी पिता। तो नीचे इसके विकल्प दिए गए हैं, ए और सी, बी और सी बी, सी और डी है ए, सी और डी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए और सी। ये दोनों ही रचनाएं प्रशासन व्यवस्था पर व्यंग करती हैं और ये हमारे सारे पाठ्यक्रम में भी लगी हुई हैं, जिसको हमें पढ़ना है। भारतीय प्रशासन व्यवस्था पर स्टिक व्यंग करने वाली रचनाएं हैं भोलाराम का जीव, हरिशंकर परसाई और सी जामुन का पेड़ कृष्ण चंद्र, सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की, तथा पिता जो है वो ज्ञान रंजन की कहानी है। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंध देखते हैं पगडंडियों का जमाना 1966, जैसे उनके दिन फिरे 1963, सदाचार की ताबीज 1967, विकलांग श्रद्धा का दौर 1980, भूत के पांव पीछे 1982, सुनो बैसाधो 1983, तुलसीदास चंदन की से 1986। कृष्ण चंद्र के उपन्यास देखते हैं एक गधे की आत्मकथा, एक गधा नेफा में गद्दार, सपनों का कैदी, मिट्टी के सनम, रेत का महल और कागज की नींव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी की नहीं है? ए मेवाती, बी मड़ियाली, सी मारवाड़ी और डी मेवाड़ी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी मड़ियाली। इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। मड़ियाली राजस्थान की बोली नहीं है। इस प्रकार है, शोर सैनी अपभ्रंश से निकली भाषाएं हैं। पहली है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। राजस्थानी बोली के अंतर्गत आते हैं मेवाती, मालवी, जयपुरी, मेवाड़ी और मारवाड़ी। पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं कोरवी, खड़ी बोली, दूसरी है ब्रजभाषा, तीसरी हरियाणवी, बांगरू, चौथी बुंदेली और पांचवी है कन्नौजी। इनको मैंने ट्रिक से करवाया है, जिससे आप इस वीडियो को देखोगे तो आप लाइफ टाइम इन भाषाओं को नहीं भूल पाओगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन हमारा आता है 39। आनंदवर्धन किसे ध्वनि की आत्मा माना है? ए वस्तु ध्वनि, बी अलंकार ध्वनि, सी रस ध्वनि और डी है गुणोचित्य। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी रस ध्वनि। आनंदवर्धन ने रस ध्वनि को ध्वनि की आत्मा माना है। आनंदवर्धन 9वीं सदी का उत्तरार्ध को ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। इन्होंने ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना की। ध्वनि को इन्होंने काव्य की आत्मा माना है तथा कुछ अन्य दयातव्य है। आइए देखते हैं संप्रदाय और प्रवर्तक इसमें दिए गए हैं। अलंकार भामह, रीति वामन, रस भरतमुनि और औचित्य सैमेनंदर। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, आप इन्हें भी याद रखें। अगला क्वेश्चन है 40वां। मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी, गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सुख लकड़ी सा तोड़ डालेगी। अंधायुग का उपयुक्त संवाद किसका है? ए भीष्म का, बी द्रोणाचार्य का, सी कृष्ण का और डी विदुर का। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा 40 का हमारा राइट ऑप्शन होगा डी विदुर का।
आगे देखते हैं इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन। उपयुक्त संवाद अंधा युग 1955 के प्रमुख पात्र विदुर हैं। यह एक गीति नाटक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट हमारा पॉइंट बन जाता है कि अंधा युग क्या है। तो अंधा युग एक गीति नाट्य है। इसके रचयिता धर्मवीर भारती हैं और इसका कथानक महाभारत के युद्ध के अंतिम दिन पर आधारित है। ये हमारे मेन पॉइंट यहाँ पर बनते हैं। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षा को प्रस्तुत किया गया है। धर्मवीर भारती के प्रमुख नाटक हैं ठेले का हिमालय 1958, पश्यंती 1969, कहनी अनकहनी 1970, कुछ चेहरे कुछ चिंतन 1955, शब्दिता 1977, मानव मूल्य और साहित्य 1960। आगे देखते हैं 41। पुनर्जागरण का भारतीय साहित्य में पहला प्रतिफलन माइकल मधुसूदन दत्त की बांग्ला काव्य मेघनाथ वध 1861 माना गया है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामकुमार वर्मा और डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा डी रामस्वरूप चतुर्वेदी। उपयुक्त कथन मार्क्सवादी आलोचक रामस्वरूप चतुर्वेदी का है। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं हिंदी का नवलेखन 1960, भाषा और संवेदना 1964, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या 1968, हिंदी साहित्य का अधुनातन प्रवृत्तियां 1969। रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक कृतियां देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास 1927, जायसी ग्रंथावली 1924, भरमर गीतसार 1925, रस मीमांसा 1949। हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक रचनाएं देखते हैं। सुर साहित्य 1930, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, कबीर 1941 और कालिदास की लालित्य योजना 1965। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42। निम्नलिखित में से नुक्कड़ नाटक के विषय में क्या सही नहीं है? ए राजनीति प्रतिबद्धता, बी कला के लिए कला, सी जीवन के लिए कला, या डी ब्रेख्त के नाटक सिद्धांत के निकट। तो 42 का हमारा राइट ऑप्शन होगा बी कला के लिए कला। कला के लिए कला नुक्कड़ नाटक के विषय में सही नहीं है। नुक्कड़ नाटक एक ऐसी नाट्य विधा है जो परंपरागत रंगमंचनीय नाटकों से भिन्न है। यह रंगमंच पर नहीं खेला जाता। आमतौर पर इसकी रचना किसी एक लेखक द्वारा नहीं की जाती, बल्कि सामाजिक परिस्थितियां और संदर्भों से उपजे विषय को इनके द्वारा उठा लिया जाता है। भारत में लोकप्रिय बनाने का श्रेय सफदर हाशमी को है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 43। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में कौन सी बातें सही हैं? ए संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। बी हिंदी काव्य के वे इतने मर्मज्ञ कवि नहीं थे जितने फारसी के। सी उनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। डी उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। और ई जब इनसे कोई कुछ मांगने आता है तब भी अपनी दरिद्रता का अनुभव नहीं होता। निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा डी, ए, सी और डी। ए, सी और डी ये संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे। सी इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। और डी उनकी सभा विद्वानों और कवियों से सदा भरी रहती थी। अगला को इसकी कुछ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रहीम के बारे में निम्न बातें सही हैं। पहली है संस्कृत, अरबी और फारसी के ये पूर्ण विद्वान थे। दूसरा है इनकी दानशीलता हृदय की सच्ची प्रेरणा के रूप में थी। तीसरा है इनकी सभा विद्वानों और कवियों और से सदा भरी रहती थी। रहीम की रचनाएं हैं बरवे नायिका भेद, अवधी भाषा में रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोठा, मदन नाटक 8 छंदों की एक स्वतंत्र रचना है। और खेट कौतुकम ये ज्योतिष ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुजान की अपेक्षा
उपेक्षा से विराग उत्पन्न होने के बाद रीतिकालीन कवि गणानंद वृंदावन जाकर किस संप्रदाय में वैष्णव हो गए थे? ए वल्लभ संप्रदाय, बी निम्बार्क संप्रदाय, सी सखी संप्रदाय और डी राधा वल्लभ संप्रदाय। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी निम्बार्क संप्रदाय। गणानंद रीति मुक्त धारा के श्रृंगारी कवि हैं। ये दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी थे। दिल्ली से निकाले जाने के पश्चात ये वृंदावन आकर निम्बार्क संप्रदाय से में दीक्षित हो गए। आचार्य शुक्ल ने गणानंद को साक्षात रसमूर्ति कहा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सागर, विरह लीला, कोकसार, रस केलीवली, कृपानंद और इश्कलता आदि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रचनाओं और उनके रचनाकारों को साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 दी गई है। इसमें रचनाएं देखते हैं। काव्य प्रकाश, बी रसराज, सी रसविलास, डी रस सारांश। और इस साइड इनके नाम दिए गए हैं देव, भिखारीदास, रसलीन, चिंतामणि और मतीराम। नीचे इनके विकल्प दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं हमारा विकल्प कौन सा सही है। तो ए हमारा राइट ऑप्शन होगा। तो आइए मिलान करते हैं। ए हमारा राइट ऑप्शन है। तो ए का होगा हमारा काव्य प्रकाश चिंतामणि, बी का होगा वी रसराज मतीराम, सी का होगा पहला रसविलास देव और रस सारांश होगा भिखारीदास। काव्य प्रकाश चिंतामणि, रसराज मतीराम, रसविलास देव, रस सारांश भिखारीदास और रस प्रबोध रसलीन। अगला क्वेश्चन है। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की हैं? ए विद्यापति, बी नरपति नालय, सी अमीर खुसरो और डी है भट्ट केदार। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा सी अमीर खुसरो की हैं ये पंक्तियां। पंक्तियां खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता आदिकालीन कवि अमीर खुसरो की हैं। अमीर खुसरो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि के रूप में माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं खालिक बारी, दीवाने हिंदवी, हालात, एक कन्हैया, मुकरियां, दो सुखने गजल। सितार और तबला का आविष्कार किया प्रसिद्ध संगीतज्ञ और हजरत निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। विद्यापति की उपाधियां हैं मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेवादीन की प्रमुख रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका और गोरक्ष विजय। अगला क्वेश्चन है। दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामयानी के उपयुक्त पंक्तियों से क्या आशय है? ए सरदा और मन्नू के बीच विश्वास खंडित हो गया था, बी इड़ा और मन्नू में हठ धर्मिता बढ़ गई थी, सी देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे, डी आकुली और किलात मनु से यज्ञ के लिए दुर्निवार हट कर रहे थे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामयानी की उपयुक्त पंक्तियों से आशय है देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। कामयानी छायावाद के पुरस्कारकर्ता जयशंकर प्रसाद का भाव प्रधान महाकाव्य है। कामयानी 1935 से मंगला प्रसाद पारितोषिक से पुरस्कृत रचना है। कामयानी में 15 सर्ग हैं जिनका विवरण इस प्रकार है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, सौपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और लास्ट है आनंद। आचार्य शांति प्रसाद द्विवेदी ने कामयानी को छायावाद का उपनिषद कहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये सर्ग याद नहीं है तो मैंने इनकी भी ट्रिक्स बनाई है और वो वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगी, जिससे आप इन सर्ग को आसानी से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है। इश्क बरा है देख लें जगत से दूर, एक अचंबा हमने देखा देहरी का नासूर। अमीर खुसरो की पंक्तियाँ उपयुक्त पहेलियों से क्या अभिप्राय है? ए सन्यासी, बी कुआं, सी खंडर और डी प्रेमी का हृदय। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा बी कुआं।
अमीर खुसरो की उपयुक्त पहेली का अभिप्राय है कुआं। अमीर खुसरो की महत्वपूर्ण पहेलियां हैं। एक थाली मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर एक थाली फिरे, मोती उसमें से एक न गिरे, आकाश इसका आंसर होगा। दूसरा है एक नार ने अचरज किया, सांप मरी पिंजरे में दिया, जो जो सांप ताल को खाए, सूखे ताल सांप मर जाए। दीपक। अगला है अर्थ ये इसका बूझेगा, मुझे तो मुंह देखो तो सूझेगा। इसका आंसर है दर्पण। इसके रचित ग्रंथ है खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुकने, गजल आदि। 49वां क्वेश्चन देखते हैं। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? A 8, B 9, C 5 और D है 10। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन होगा D 10। भरतमुनि के अनुसार 10 काव्य दोष हैं, जो इस प्रकार हैं: गूढ़ार्थ, अर्थांतर, अर्थहीन, भिन्नार्थ, एकार्थ, अभितुल्यार्थ, न्यायच्छेद, विषय, विसंधि, शब्दाच्युति। मम्मट ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं: शब्दकोश, अर्थ दोष और रस दोष। भामा ने 3 प्रकार के काव्य दोष माने हैं: सामान्य दोष, वाणी दोष और अन्य दोष। अगला क्वेश्चन है, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? ए जायसी, सूरदास, तुलसी, रहीम। बी सूरदास, तुलसी, जायसी, रहीम। सी सूरदास, जायसी, तुलसी, रहीम। और डी है जायसी, तुलसी, रहीम और सूरदास। तो इसका राइट ऑप्शन होगा हमारा सी, सूरदास, जायसी, तुलसी और रहीम। जन्मकाल के अनुसार दिए गए रचनाकारों का सही अनुक्रम है पहले सूरदास, जायसी, तुलसी और रहीम। सूरदास 1478, मलिक मोहम्मद जायसी 1492 और गोस्वामी तुलसीदास 1532, रहीमदास 1556। तो आप ये याद कर सकते हो, ये जो जन्म वर्ष हैं, इस तरह के क्वेश्चन कई बार हमारे एग्ज़ाम में बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में 50 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो ये भी बताएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी को इन वीडियोज़ का लाभ पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।